अब देखिए, रेजोनेंस ऑफ साउंड, ध्वनि का अनुनाद, ये माइंड ब्लोइंग टॉपिक है। ये चीज यहां सिंपल समझिए, यहां पर एक कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दूसरा ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है। हमने इसे हिट किया, इसे मारा, तो इसमें ऑसिलेशन, कंपन स्टार्ट हो जाएगा। इसमें कंपन स्टार्ट हो जाएगा तो मतलब इसमें से कोई फ्रीक्वेंसी निकलेगी, और वो फ्रीक्वेंसी इसे भी हिट करेगी और इसमें भी वो फ्रीक्वेंसी है वो क्रिएट करेगी। अब होता क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, एक चीज है जहां से कोई साउंड रिलीज हो रही है, जहां से कोई साउंड रिलीज हो रही है, और उसके अगल बगल में कोई और ऑब्जेक्ट है, उनकी अपनी एक कंपन है, ऑसिलेशन है उनका। अब आपको एक चीज तो पता होगी कि हर पार्टिकल, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, हर स्टेज में उसमें कोई टेम्परेचर होता है, और जब टेम्परेचर होगा तो उसमें इंटरनल एनर्जी होगी, आंतरिक ऊर्जा होगी। आंतरिक ऊर्जा होगी तो वो आंतरिक ऊर्जा की वजह से क्या करेगा, उसके पार्टिकल्स, उसके जो कण हैं वो क्या करेंगे, कंपन करेंगे। तो मतलब कोई भी चीज, चाहे वो दीवार हो, चाहे वो रॉड हो, चाहे वो आयरन हो, चाहे वो ब्रिज हो, कुछ भी हो, हर स्टेज पर, हर टेम्परेचर उसके पार्टिकल्स हैं वो ऑसिलेटेड रहते हैं, कंपन करते रहते हैं। अब ये अलग बात है कि लोहा है तो उसके कंपन हमें महसूस नहीं होते हैं, बहुत माइनर रहते हैं, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रहते हैं। तो अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट, ये हमने इसका जो इससे फ्रीक्वेंसी जनरेट हुई है, इससे जो आवृत्ति पैदा हो रही है, वो अगर इस ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स के बीच में जो ऑसिलेशन है, कंपन है, उसके बराबर हो जाए तो ये इसे मूवमेंट करने पर मजबूर कर देगा। समझ में आया? एक यहां पर समझिए, इसका एक एग्जाम्पल आता है बहुत अच्छा। एक सिंगर एक गाना गाता है और बगल में कोई शीशा रखा हुआ है, मिरर या ग्लास बोल सकते हैं, मिरर या ग्लास रखा हुआ है। मिरर या ग्लास के अंदर पार्टिकल्स हैं, कण हैं, और वो भी कंपन कर रहे हैं, ऑसिलेटेड हैं। वो सिंगर ऐसा गाना गाए, यानी कि गाना से मतलब नहीं है कि वो इंग्लिश गाए, हिंदी गाए, मीनिंग यह है कि वो एक ऐसी फ्रीक्वेंसी का गाना गाए जिससे उसकी फ्रीक्वेंसी, वो जो ग्लास में पार्टिकल्स हैं उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाए। तो अब क्या होगा, वो और ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेटेड होगा और इसकी वजह से शीशा टूट जाएगा, इसकी वजह से शीशा टूट जाएगा। तो मतलब अगर कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर दे तो वो शीशा टूट सकता है। एक एग्जांपल और दिखाता हूं आगे। यहां पर आपको साइड में कुछ दिखाई दे रहा है, ऑल ट्रुप्स, यानी सभी टुकड़ियां, मस्ट ब्रेक स्टेप व्हेन मार्चिंग ओवर दिस ब्रिज। मतलब जो भी ट्रुप्स, देखिए फौजी हो, वो जब भी चलते हैं, उनकी ट्रुप्स जब चलती हैं तो कदम मिलाकर चलते हैं, सेम कदम मिलाकर चलते हैं, लेकिन इंस्ट्रक्शंस रहती हैं कि जब भी वो कोई ब्रिज या पुल पार करेंगे वो कभी भी कदम मिलाकर नहीं चलेंगे। क्या लिखा है, ब्रेक स्टेप्स, मतलब अलग अलग स्टेप में चलेंगे। उसका रीजन क्या होता है, जब भी आपने कभी फौजी वगैरह कभी देखे होंगे तो वो उनकी साइकोलॉजी क्रिएट हो जाती है तब तक कि वो दो लोग चल भी रहे होंगे ना आपस में, तब भी उनके कदम मिलते हुए दिखेंगे, आपको हमेशा मिलेंगे। तो अब क्या होता है, जब वो कदम सेम रखते हैं तो सभी ने एक साथ कदम रखा तो सेम फ्रीक्वेंसी जनरेट हुई, एक जनरेट हुई। अगर उनकी फ्रीक्वेंसी उस ब्रिज में जो पार्टिकल्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो गई तो अब क्या होगा, ब्रिज के अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है इस तरह से चलती है रेज, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर गई तो अब क्या होगा, ये और ज्यादा एम्पलीट्यूड, आयाम ले लेगा। मतलब कंपन जो कर रहा था अभी तक तो वो इनके बीच कर रहा था, अब मैच होने के बाद उसकी स्पीड बढ़ जाएगी तो कंपन बढ़ जाएगा। तो जब कंपन बढ़ जाएगा, पार्टिकल्स उतनी लिमिट तक कंपन करते हैं तब तो वो चीज बची हुई है, अगर अपनी लिमिट से ज्यादा मूवमेंट करने लग जाए तो क्या होगा, टूट जाएगा। तो पुल है जो टूट कर गिर जाता है। तो इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रुप्स या फौजी
जब किसी ब्रिज को पार कर रहे होते हैं और एक कदम एक साथ उनके कदम मिलते जाएं, तो किसकी वजह से पुल टूट जाता है? तो किसकी वजह से पुल टूट जाता है? रेजोनेंस या अनुनाद। तो इसका मतलब समझ में आया, सिंपल शब्दों में समझाता हूं अब। यहां पर कोई क्या है? साउंड क्रिएट करने वाला है। यहां पर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहां से एक फ्रीक्वेंसी जनरेट हुई, तो फ्रीक्वेंसी किस मूवमेंट में चलेगी? इसमें। इसके बीच में जो पार्टिकल हैं उनके बीच में भी ऐसा चल रहा है। अब क्या होगा? इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर गई, तो अब क्या होगा? ये फ्रीक्वेंसी ऐसे चलेंगी, या यूं समझिए, मैं डायग्राम तैयार करता हूं एक। ये मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट की है, ये मान लीजिए इस सोर्स की है। जब ये दोनों एक साथ चलेंगी तब ये क्या होता है? रीसेटलमेंट हो जाता है एनर्जी का। जो ऊर्जा है, इस रेज के अंदर ऊर्जा है, जो एनर्जी है वो रीसेटल हो जाएगी। और अब ये जो फ्रीक्वेंसी, ये जो यहां तक चल रहा था, अब यहां ना होकर के इसकी स्पीड ऐसे बढ़ जाएगी। तो अब स्पीड बढ़ गई किसकी वजह से? ये पार्टिकल अपनी एक स्पीड से कंपन कर रहा था, ऑसिलेटेड हो रहा था, लेकिन इसे एक दूसरी फ्रीक्वेंसी मिल गई। किसकी फ्रीक्वेंसी थी? जो एक सोर्स था उसकी। अब दोनों फ्रीक्वेंसी मिलकर, मतलब एक आदमी के पास 10 रुपया था, इसने 10 रुपया और दे दिया, तब उसके पास कितनी होगी कैपेसिटी? 20 की हो गई। तो समझ में आया, इसकी एक ऑसिलेशन कंपन करने की एक स्पीड थी, एक एनर्जी थी, इसकी और मैच हो गई उसके साथ। अब उसके पास क्या हो गई? एनर्जी ज्यादा मिल गई। तो अब क्या होगा? वो कंपन और ज्यादा करना शुरू कर देगा, और अपनी लिमिट से कंपन ज्यादा करेगा तो क्या चेक करेगा? वो चीज टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, और इस वजह से पुल टूट जाता है। इसी को बोलते हैं रेजोनेंस या अनुनाद। क्लियर हुआ? एक एनर्जी आई, दूसरे की कुछ एनर्जी है, दोनों एनर्जी सेम हुई, तो दोनों सेम होंगी तो ज्यादा होंगी, तो स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी तो वो पार्ट टूट जाएगा। ये एक ऑब्जेक्ट है या कोई चीज है। सपोज कीजिए कि यहां पर ये एक प्लास्टिक रखी हुई है। ये इस प्लास्टिक के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी जगह हिल रहे हैं, अपनी जगह हिल रहे हैं, वो हमें महसूस नहीं हो रहा है। हम इनका टेम्परेचर बढ़ा देंगे, वो और ज्यादा मूवमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। अब वो मूवमेंट कर रहे हैं इस तरह। अब मैंने यहां पर एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट की, और वो फ्रीक्वेंसी है जो इसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर गई। इसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर गई। अब जब दोनों मैच कर जाएंगी, या यूं समझिए, चोर चोर मोसेरे भाई, जब दो एक जैसी सोच के लोग मिल जाते हैं तो उनकी फ्रेंडशिप मजबूत होती है कि नहीं होती है? एक ड्रिंक करने वाला, पीने वाला, शाम के टाइम किसे ढूंढता है? जिसकी आंखें घूम रही हो, मतलब जो पीने वाला हो। और जैसे ही उसे पीने वाला मिल गया तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी या नहीं बढ़ जाएगी? मतलब एक सोर्स दूसरे सोर्स को एनर्जी दे देगा। अब जो ये यहां तक मूवमेंट कर रहा था, ये यहां ना करके इसका लेवल बढ़ जाएगा। या यूं समझिए कि आपका किसी के साथ झगड़ा हो रहा है और सामने 2-3 लोग हैं, तो अब आप क्या करोगे? डर जाओगे उनके सामने, और आप ही के पीछे से आप ही के जैसे 8-10 दोस्त और आ जाएं, तो अब क्या होगा? जो आप थोड़ा थोड़ा उछल रहे थे, अब ज्यादा ज्यादा उछलने लगोगे, जोश आ जाएगा। वही जोश यहां आ जाता है। अब जब अपनी लिमिट से ज्यादा जोश आ जाता है, अब आप उछलने की कैपेसिटी रखते हो 1 फुट की, और आप उछल जाओ 3 फुट, तो क्या होगा? गिर जाओगे। तो वही है कि जो इसके पार्टिकल हैं, जितना उछल सकते थे वो उससे ज्यादा उछलने लग जाते हैं, और उछलने लग जाते हैं तो वो पार्ट है जो टूट जाता है। यही बस रिजोनेंस है। आया समझ में? भी लिखिए, रेजोनेंस ऑफ साउंड या ध्वनि का अनुनाद।
if the frequency of a source, if the frequency of a source match with the frequency of an object, then the energy of frequency of an object, then the energy of frequency of an object is reshuffled या resettled या redispersed, and its particle gets more energy and oscillated high. यदि स्रोत या ध्वनि स्रोत, यदि ध्वनि स्रोत की आवृत्ति किसी वस्तु की आवृत्ति के समान हो जाए तो वस्तु में या वस्तु के कणों की ऊर्जा बढ़ जाती है और वे अधिक आयाम के कंपन प्रारंभ करते हैं, अधिक आयाम के कंपन प्रारंभ करते हैं। अब इस अधिक आयाम यानी एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड बढ़ गया उनका। जब ज्यादा आयाम के करेंगे तो क्या करेंगे, दूसरी चीज टूट सकती है। तो एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल, उदाहरण। generally a troop of army matches या match its steps but they denied या they warned not to match the steps during crossing the flyover because they may produce a frequency by the equal steps या इक्वल टाइम मतलब एक ही टाइम में, which can be equal to the frequency of breeze. In such case the breeze will break down। हिंदी में लिखिए, सामान्यतः फौजी कदम मिलाकर चलते हैं किंतु पुल पार करते समय उन्हें कदम मिलाने से मना किया जाता है क्योंकि
कदम मिलाने से ऐसी आवृत्ति उत्पन्न हो सकती है जो पुल की आवृत्ति के समान हो, ऐसी स्थिति में पुल टूट जाएगा। अब बड़ा अजीब सा लग रहा होगा ना कि कदम मिलाने से ही पुल टूट जाएगा, है ना? यही फिजिक्स है। अभी इससे आगे और भी चमत्कार आएंगे धीरे धीरे। सेकंड लिखिए, इफ अ सिंगर क्रिएट अ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ग्लास और मिरर। यदि एक गायक कोई ऐसी आवृत्ति उत्पन्न कर दे या ऐसी आवृत्ति का गाना गाए जो कि किसी कांच या शीशे, ग्लास और मिरर की आवृत्ति के बराबर हो, देन इट विल ब्रेक द ग्लास और मिरर। तो इससे ग्लास या शीशा, दर्पण जिसको बोलते हैं, वो टूट जाएगा। तो आप लोग भी घर में गा गा करके ट्राई कर सकते हैं, हो सकता है कभी शीशा टूट जाए। अब देखिए, इंटरफेरेंस किसका? साउंड का व्यतिकरण। ये वही है जो जस्ट हमने अभी पढ़ा है, जो जस्ट हमने अभी पढ़ा है, ये वही चीज है। दो इक्वल फ्रीक्वेंसी और इक्वल एम्पलीट्यूड, दो समान आवृत्ति और आयाम की तरंगें अगर मिल जाएं, मैच कर जाएं, तो उनकी एनर्जी रीसफल होगी, मतलब दोबारा से व्यवस्थित होगी। और दोबारा से व्यवस्थित होगी तो किसी जगह तो वो हाई पहुंचेगी और किसी जगह वो लो पहुंचेगी। तो जहां पर हाई पहुंचेगी उसे हम क्या बोलेंगे? कंस्ट्रक्टिव या संपोषी। और दूसरी जगह जहां लो होगी वहां पर डिस्ट्रक्टिव या विनाशी। यहां देखिए, एक वेव है, फर्स्ट वेव ग्रीन कलर से, सेकंड वेव दिखाई दे रही है कुछ स्काई ब्लू टाइप में। ये दोनों वेव चल रही हैं ऐसे, ये दोनों एक मीडियम एक साइड में। ये क्या है? बीच की लाइन है। अब बीच की लाइन के साइड में एक तरफ सेम फ्रीक्वेंसी में आती हैं। अब ये हमें ऊपर नीचे एक दूसरे पर नहीं दिखाई देंगी, इसलिए इनके बीच में गैप दिखाया है। समझ में आ रहा है? गैप दिखा रखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये दूर हैं, ये सेम है। क्या है इनका? सेम फ्रीक्वेंसी है और सेम एम्पलीट्यूड है, यानी आयाम है। ये दोनों जब एक साथ मिलती हैं तो यहां पर क्या होगा? इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। हमने अभी यही तो पढ़ा था, इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो अब ये किस स्पीड से चलेगी? इस स्पीड से चलेगी। तो जो ये एनर्जी का ये लेवल है, अब इस तरह के किसको, इंटरफेरेंस को क्या बोलेंगे? कंस्ट्रक्टिव। जहां पर एनर्जी बढ़ रही है, जहां पर एनर्जी बढ़ रही है। अब चांस ये है, सेकंड चांस, कि वो चल तो रही हैं लेकिन एक ही साइड में नहीं है। एक ही साइड में नहीं है, किस साइड में? दोनों साइड में, अपोजिट साइड में। एक इस साइड में, एक इस साइड में। तो अब क्या होगा? दोनों की एनर्जी एक दूसरे को रिपल्स करेंगी, विरोध करेंगी एक दूसरे का। तो अब विरोध करेंगी तो क्या होगा? उनकी जो एनर्जी होनी चाहिए थी एक्चुअल में, उससे भी एनर्जी कम हो जाएगी। एनर्जी उससे भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यहां देखिए, वेव वन, ये दूसरी वेव टू, ये ऊपर से जा रही है, ये नीचे से जा रही है। होना क्या चाहिए था? ये कम से कम यहां तक तो रहती, यहां तक नहीं, इसकी एनर्जी का लेवल और भी कम आ जाता है, इसकी एनर्जी का लेवल और भी कम आता है। तो जहां पर दोनों एक ही साइड में हैं, अभी हमने जो पढ़ा उसमें क्या था? एक ही साइड में थी।
तो एक साइड में थी तो क्या था, एनर्जी बढ़ जाती थी, तो बढ़ जाती थी तो उसे क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव, संपोषी। अगर उनकी डायरेक्शन तो एक ही तरफ है लेकिन ऑसिलेशन, कंपन अपोजिट साइड में है, तो क्या होगा, एक दूसरे का विरोध करेंगी और क्या होगा, उनकी एनर्जी जितनी होनी चाहिए उससे भी कम हो जाएगी और इसको क्या बोलते हैं, विनाशी। ये समझ में आया या नहीं आया, आया समझ में? चेहरों से मुझे महसूस हो जाता है कि चीजें टॉप फ्लोर में कम जा रही हैं। देखिए सिंपल सा समझिए, ये फ्रीक्वेंसी चल रही है, इधर दूसरी कोई और चल रही है, लगातार घूम रही है फ्रीक्वेंसी चारों तरफ। जहां भी दो फ्रीक्वेंसी एक ही तरफ मूवमेंट करती मिल गई, एक ही तरफ सेम फ्रीक्वेंसी हो गई उनकी, एक ही साइड में चल रही हैं, तो वो दोनों चोर चोर मोसेरे भाई, दोनों तुरंत जुड़ जाएंगे और उनकी ताकत बढ़ जाएगी। समझ में आ गया? दूसरा, एक दूसरे के खिलाफ चल रही हैं, अब इसी के साइड में यहां ऐसे चलने वाली कोई मिल जाए दूसरी, तो अब क्या होगा, अब एक दूसरे का विरोध करेंगी ये, है ना, विरोध करेंगी तो क्या होगा, इनका एनर्जी का लेवल कम हो जाएगा। तो मतलब कैसी रे, कैसी किरण, कैसी वेव जिसका फ्रीक्वेंसी सेम हो, फ्रीक्वेंसी सेम हो, सेम एम्पलीट्यूड हो। एम्पलीट्यूड आयाम का मतलब समझ में आ रहा है, मतलब बीच की लाइन से उतनी ही दूर वो जाए, इतनी ही दूर ये जाए, तो दोनों बराबर दूरी भी जाएं और दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम हो। अगर वो एक ही साइड चल रही हैं, मतलब एक ही साइड में है, तो उनकी एनर्जी जुड़ जाएगी, और अगर वो अपोजिट साइड में है तो उनकी एनर्जी लेस हो जाएगी। ये फर्क पड़ता है। अब इसी के कुछ आपको एग्जाम्पल मिलेंगे आगे। जैसे कई जगह ऐसा होता है कि हमने आवाज दी, हमने साउंड दी, तो कई जगह ऐसा होगा कि वो आवाज, जैसे कोई सायरन बज रहा है, सायरन की फ्रीक्वेंसी जा रही है, तो कई जगह तो ऐसा होगा कि उस सायरन की फ्रीक्वेंसी है जो आदमी को ज्यादा सुनाई देगी, और कई ऐसी जगह होंगी, शैडो एरिया कवर होगा, जहां पर उसकी आवाज सुनाई ही नहीं देगी, सुनाई ही नहीं देगी बिल्कुल भी सायरन की आवाज जो, क्योंकि वहां पर क्या हुआ है, जो एनर्जी है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एनर्जी जितनी गई उससे भी लेस हो गई, तो कई बार आवाज सुनाई ही नहीं देती है। लिखिए, इंटरफेरेंस या व्यतिकरण। अब हम यहां टू कंडीशंस लिखेंगे, दो कंडीशंस लिखेंगे। फर्स्ट कंडीशन लिखिए, फर्स्ट, if two frequencies, sorry, if two waves of same frequency and same amplitude, two waves of the same frequency and same amplitude moves in same direction, then करके कंडीशन वन लिखिए, देन करके कंडीशन वन लिखिए। यदि दो तरंगें समान आवृत्ति और समान आयाम की एक ही दिशा में गति करें तो फर्स्ट कंडीशन होगी, इफ दे आर इन सेम साइड फ्रॉम द सेंटर, the energy will be reshuffled या redispersed reshuffled redispersed and frequency increases या it increases the frequency which is known as कंस्ट्रक्टिव, इंटरफेरेंस। हिंदी में लिखिए,
यदि वो माध्य से एक ही तरफ हो, यदि वो माध्य से एक ही तरफ हो, तो ऊर्जा का वितरण होता है और उनकी आवृत्ति बढ़ जाती है, और उनकी आवृत्ति बढ़ जाती है, जिसे क्या बोलते हैं? संपोषी, संपोषी व्यतिकरण कहते हैं, जिसे संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। और ये फर्स्ट डायग्राम बना लीजिए, फर्स्ट डायग्राम बनाइए। एक ही साइड देखिए, 3 लाइन खींचनी है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसको वेव 1 कर दीजिए, इसको वेव 2 कर दीजिए, और ये फाइनल रिजल्ट है। ये क्या है? वेव 1, ये वेव 2, और ये क्या है? रिजल्ट। फर्स्ट लिख लिया, अब सेकंड। if they are in opposite direction of amplitude, या opposite side from the center, then after reshuffling, redisbursement of energy, frequency decreases, energy decreases, which is called destructive interference। यदि दोनों तरंग केंद्र से विपरीत दिशा में हो या विपरीत आयाम में हो, तो ऊर्जा के पुनर्वितरण के बाद उनकी आवृत्ति घट जाती है, उनकी आवृत्ति घट जाती है, जिसे विनाशी व्यतिकरण कहा जाता है, जिसे विनाशी व्यतिकरण कहा जाता है। ये क्लियर हुआ दोनों? डायग्राम बना लीजिए ये वाला। एक इधर वेव 1 दिखा दीजिए, इस डायरेक्शन को दूसरी को वेव 2 दिखा दीजिए, और ये इसका रिजल्ट है।
आगे बढ़े, ड्रॉ कर लिया सभी ने। अब देखिए, स्टेशनरी वेव्स, अप्रगामी तरंगें। अभी हमने पढ़ा सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में चल रही थी, कैसी, सेम फ्रीक्वेंसी की, और समान क्या था उनका, आयाम था। यानी फ्रीक्वेंसी भी सेम थी, एम्पलीट्यूड भी यानी आयाम भी सेम था, और डायरेक्शन भी सेम थी। अब अगर डायरेक्शन अपोजिट हो जाए तो, अभी तक तो क्या पढ़ा हमने, एक ही डायरेक्शन में चल रही है वो। अगर डायरेक्शन अपोजिट होता है, मतलब एक वेव इधर से आ रही है और एक वेव इधर से आ रही है, तो क्या सीन क्रिएट होगा। तो इस तरह का सीन क्रिएट होगा, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में आएंगी तो एक लोकेशन ऐसी आएगी जहां पर वो हमें, उनका ऊर्जा का जो वितरण होगा बिल्कुल इक्वल होगा। तो हमें ऐसा महसूस होगा कि वो वेव चल ही नहीं रही है, चल ही नहीं रही है, और एनर्जी का लेवल मिनिमम रहेगा। एनर्जी का लेवल क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा, और मिनिमम रहेगा उसे नोड बोला जाएगा। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में वो चलती हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन का आपको पता है कि एक वेव ऐसे चली और दूसरी वेव इसके अपोजिट डायरेक्शन में आई ऐसे। जब सेम डायरेक्शन की थी और एक उधर थी एक इधर थी, तब क्या होता था, उनकी एनर्जी कम हो जाती थी। अब तो इनकी डायरेक्शन भी अलग है। अब डायरेक्शन अलग है तो क्या होगा, ये पहले तो क्या था, पिछले वाले में देखें हम, इस तरह इस डायरेक्शन में थी एक डायरेक्शन में थी, दोनों की एनर्जी रीसफल होने के बाद कम हो रही थी, कम हो रही थी। यहां उनकी नील हो जाएगी, यहां क्या हो जाएगी, नील हो जाएगी। तो हमें एक लाइन दिखाई देगी बस। तो हमें ऐसा लगेगा कि दो तरंगें जो चल रही हैं वो चल ही नहीं रही हैं, एकदम स्टेबल हैं। तो जब कभी इसमें पूछा जाता है, यही पूछा जाता है कि दो समान इक्वल एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी, आयाम और आवृत्ति की तरंगें विपरीत दिशा में चलती हैं तो हमें कैसी दिखाई देती हैं, जैसे वो चल ही नहीं रही हैं, स्ट्रेट लाइन। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक स्ट्रेट लाइन, दो मूविंग डायरेक्शन, दो मूविंग वो हैं, वेव्स हैं, तरंग हैं, वो हमें स्ट्रेट कब दिखाई देंगी। बेटा क्या डिस्कस कर रहे हो, कान में लगातार फूंक दे रहे हो उधर से। तो आप वो मुझसे पूछो ना, वो थोड़ी बताएंगी पड़ोस में, टीचर वो हैं। कौन सी दो तरह की पूछना चाह रहे हैं, ये मैं समझा रहा हूं, ड्रॉ में नहीं हुई इसमें, तो मैं वो चीजें बता रहा हूं। इसमें उसी तरह से ड्रॉ नहीं है। जब दोनों लाइनों की एनर्जी खत्म हो गई तो मैं क्या दिखाऊंगा, एक लाइन ही दिखाऊंगा ना। वही एक लाइन तो दिखा रखी है मैंने बीचों बीच में। जब दो अपोजिट डायरेक्शन की चलेंगी तो क्या होगा, हाँ सॉरी, क्वेश्चन पूछ रहा था मैं, क्वेश्चन दे रखा हो कि एक लाइन हमें स्ट्रेट दिखाई दे रही है जबकि वो मूविंग है, तो उसका क्या रीजन होगा। उसका रीजन ये होगा कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, उनकी फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड, उनकी आवृत्ति और आयाम दोनों समान हैं, इसलिए वो हमें स्ट्रेट दिखाई दे रही हैं। क्लियर है। अब अगर किसी स्टेज पर, एक तो ये था पोजीशन, एक पोजीशन ये हो जाती है कि ये वेव ऐसे आ रही है और दूसरी, वो दूसरी साइड उधर से आ रही है, वो भी इसी तरह से आ जाए, तो अब क्या होगा, यहां एनर्जी हमें थोड़ी बड़ी हुई दिखाई देगी। तो जो एनर्जी इंक्रीज हमें दिखाई देती है उसे बोलते हैं एंटीनोड। और यहां पर क्या होता है, उसका एम्पलीट्यूड, आयाम बढ़ जाता है। तो चेंज किस में आता है, इनके एम्पलीट्यूड में आता है, आयाम में परिवर्तन आता है। जब विपरीत दिशा में चलती हैं तो उनका आयाम अपोजिट है तो बिल्कुल जीरो हो गया। तो हमें क्या दिखता है कि स्ट्रेट लाइन चल रही है, उसे क्या बोलते हैं, नोड। उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, नोड। और जब ज्यादा मूवमेंट करेंगे, सेम फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी, तब उसे क्या बोलेंगे, एंटी नोड। समझ में आ गया। मतलब दो कंडीशन क्रिएट हो सकती हैं, एक डायरेक्शन में चलें या अपोजिट डायरेक्शन में चलें, दोनों टाइम दो कंडीशन पैदा होंगी। दोनों कंडीशन कौन सी पैदा होंगी, पीछे वाले इसमें समझ लीजिए। अभी हमने क्या दिखाया था, ये वेव इधर से जा रही है। अगर हम ये दिखा दें कि ये इधर से जा रही है और ये इधर से आ रही है, इसमें भी हम इसको दिखा रहे हैं,
ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, हम दिखा दें ये इधर जा रही है और इधर आ रही है, तो सेम डिजाइन हो गया, बस डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट हो गई, डायरेक्शन अपोजिट हो गई। जब ये एक ही तरफ होंगी, एक ही तरफ होंगी, तो क्या होगा, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, तो उसे क्या बोलेंगे, एंटीडॉट, एंटीडॉट सॉरी, एंटीनोड बोलेंगे। और जब ये अपोजिट डायरेक्शन में यहां पर, तब क्या होगा, इनकी एनर्जी बिल्कुल हमें ऐसे दिखाई देगी जैसे एक पैरेलल लाइन चल रही है। तो मतलब दो तरह की तरंगों में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ फर्क किस चीज का है, कि डायरेक्शन का, कि एक बार तो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं और एक बार दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। तो एक तो हो गई उनके चलने की दिशा, देन दूसरी डायरेक्शन यहां कौन सी है, उनके मीडियम, बीच से उनकी डायरेक्शन एक तरफ है या दोनों अपोजिट है। तो दो तरह की डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं, एक तो चलने की डायरेक्शन और एक उनके सेंटर से डायरेक्शन, एक तरफ है या दोनों अपोजिट तरफ है। ये लिखें, स्टेशनरी वेव्स या अप्रगामी तरंगें। अब देखिए, जैसे पहले लाइन लिखी थी, इफ टू वेव्स हैविंग इक्वल फ्रीक्वेंसी एंड इक्वल एम्पलीट्यूड, लिखा था ना पीछे, बस उसको लिख लीजिए। जब टू वेव्स हैविंग इक्वल फ्रीक्वेंसी, इक्वल एम्पलीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, दो तरंगें समान आवृत्ति समान आयाम की किंतु विपरीत दिशा में हो, किंतु क्या हो, विपरीत दिशा में हो, तो हमारे सामने कौन सी कंडीशन क्रिएट होगी, स्टेट की कंडीशन होगी। देन लिखिए, देन वी फील a straight line which is called node। हिंदी में लिखिए, जब दो समान आवृत्ति समान आयाम की विपरीत दिशा में चलने वाली तरंगें मिलती हैं तो एक सीधी लाइन या सीधी रेखा प्रतीत होती है जिसे नोड कहा जाता है, या जिस अवस्था को, इस स्टेज को क्या बोला जाता है, नोड बोला जाता है। अब यहां आप लोगों के जनरली एंटी नोड का क्वेश्चन नहीं आता है, बाद में यहां फॉर्मूले जनरेट हो जाते हैं, तो वो हमें नहीं पढ़ने हैं। तो हमें जस्ट ये समझना है कि जब एक डायरेक्शन में चलती हैं तो किसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसे, इंटरफेरेंस, व्यतिकरण बोलेंगे। और वो किस तरह के होंगे, दो तरह के होंगे, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, संपोषी और विनाशी। दूसरी कंडीशन क्या है, विपरीत दिशा से चलें, अपोजिट डायरेक्शन में जब वो चलेंगी तो हमें कैसी फील होंगी, जैसे एक स्ट्रेट लाइन। अब क्वेश्चन आ जाए कि स्ट्रेट लाइन में कोई दिखाई दे रही है हमें, तो इट मींस उसकी क्या क्या चीजें इक्वल हैं, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, आवृत्ति और आयाम तो इक्वल है, बट डायरेक्शन अपोजिट है बस। तो ये याद रखना है, डायरेक्शन उसकी अपोजिट है और आवृत्ति आयाम उसका फिर भी सेम है। क्या चीज, इसके एग्जाम्पल आप कोई भी ले लीजिए, आप उधर से बोल रहे हैं मैं इधर से बोल रहा हूं, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो, तो एक हमें क्या होगा, हो सकता है कि आवाज ही ना क्रिएट हो, आवाज ही क्रिएट ना हो। इसके आपको बहुत सारे एग्जाम्पल है दुनिया में, जो जहां पर आप लोगों को छोटा सा एक एग्जाम्पल बताता हूं। सिसिली आइलैंड है, कहां पर है, इटली में। वहां पर उनको बगल के जो टापू हैं, आइलैंड है छोटे, वो उल्टे दिखाई देते हैं, वहां वो उल्टे दिखाई देते हैं। अब उसके पीछे कारण होता है मृगमरीचि का, हम आगे पढ़ेंगे, है ना, लाइट का रिफ्लेक्शन हो जाता है, वो हम पढ़ेंगे, तो लाइट वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो सारी फिजिक्स है ये, कि इसी की वजह से हमें चीजें उल्टी दिखाई देती है। सड़क पर फैला हुआ पानी दिखाई देता है तो वो लाइट की रेज की वजह से होता है। इसी तरह से साउंड रेज की वजह से होता है कि कभी हमें फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई दिखाई देगी और किसी एरिया में फ्रीक्वेंसी हमें दिखाई महसूस ही नहीं होगी, मतलब कभी हमें आवाज आएगी और कभी हमें आवाज नहीं भी आएगी। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन है इस तरह की और उनकी सेम फ्रीक्वेंसी है, दरअसल हम इसलिए
ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं चीजों को कि हमारी जो आवाज होती है वो कभी सेम फ्रीक्वेंसी में नहीं हो सकती। हम क्या बोलते हैं, टोन हमारा वो सॉरी नोट होता है, कैसा होता है, नोट होता है या टोन होता है? नोट किस तरह का, मतलब हम बहुत सारी फ्रीक्वेंसी को लेकर बोलते हैं, तो हम सिंगल फ्रीक्वेंसी की बात नहीं कर सकते। जैसे हमने लाइट बात की, तो हम बात करेंगे सिंगल बीम, तो सिंगल बीम का मतलब है लेजर लाइट जो सीधा स्ट्रेट जाती है। इस तरह की लाइट की बात नहीं करेंगे, ये लाइट कैसी होती है, चारों तरफ फैलती है। तो हमारी जो वॉइस है वो इस तरह से है कि वो सिंगल फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो हम उन चीजों को जज नहीं कर सकते जो इसके एग्जाम्पल होंगे। तो हम किस तरह के एग्जाम्पल यूज करते हैं, जो हमारी बार बार मल्टीपल लैंग्वेज का है, मल्टीपल फ्रीक्वेंसी का है। अब जो भी हम बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, सारी सिंगल फ्रीक्वेंसी में, चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन हो चाहे सेम डायरेक्शन हो, कैसी है, इक्वल फ्रीक्वेंसी है दोनों की। सॉरी अब लिख लीजिए, सॉरी समझा दूं पहले, विवर्तन या डिफ्रैक्शन, यहां समझिए, इसी से समझ लीजिए। जब कोई लाइट आई, सॉरी साउंड की बात कर रहे हैं, जब हमने कोई आवाज दी, कोई साउंड गई, किसी ऑब्जेक्ट से टकराई, तो अभी हमने क्या क्या चीजें समझी हैं। पहली चीज समझी कि वो वापस लौटकर हमारे पास आ जाए, मतलब रिफ्लेक्शन, मतलब परावर्तन। दूसरी हमने क्या सुनी, वो सीधी ही जाए लेकिन मीडियम में उसकी स्पीड चेंज हो जाए, तो उसे क्या बोलेंगे हम, रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन। अब तीसरा होता है थर्ड, डिफ्रैक्शन यानी कि विवर्तन, मतलब किसी ऑब्जेक्ट से वो टकराए, टकरा करके जो हमने लौटी उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जो चली गई उसकी बात नहीं कर रहे हैं, उससे साथ में टकरा कर किसी मीडियम से आगे बढ़ जाए। जैसे साउंड में बाहर रोड पर कोई इस हॉर्न बजाया किसी ने, तो वो हमारे पास सीधी नहीं आई, वो घूमकर दीवार से टकराई, उसके बगल में घुसी, घूमी कहीं और घूम फिर करके हम तक वो पहुंची। तो साउंड का स्ट्रेट चलने की बजाय किसी ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद डिफर हो जाना, मतलब अपने रास्ते से विचलित हो जाना और फिर भी सोर्स तक जाना, उसे हम क्या बोलेंगे, डिफ्रैक्शन बोलेंगे, विवर्तन बोलेंगे। एग्जाम्पल समझ लीजिए, यहां पर कोई साउंड क्रिएट हो रही है, ये दीवार है और एक पर्सन इस दीवार के इस तरफ खड़ा हुआ है। अब ये इस दीवार में से पार होकर नहीं आ रही है, ये दीवार के सहारे इधर आ रही है, देन इधर आदमी की तरफ आ रही है। तो मतलब किसी ऑब्जेक्ट या किसी ऑब्स्टेकल, किसी अवरोध से किनारों से मुड़कर आवाज का जो ऑब्जर्वर है वहां तक पहुंचना क्या कहलाता है, डिफ्रैक्शन बोला जाता है, अब सॉरी विवर्तन बोला जाता है। क्लियर है, लिखिए, डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड या ध्वनि का विवर्तन। A sound wave turns from the object oblique obstacle, from the object oblique obstacles, मतलब बाधा, अवरोधक, obstacles, and reaches to the observer. The turn from the corners of the obstacle is known as the diffraction of sound. इसके लिए डायग्राम की तरह इस तरह से बनाइएगा, कोई एक साउंड के लिए सोर्स, एक यहां पर कोई पर्सन, बीच में कोई ऑब्स्टेकल, साउंड यहां से गई, यहां से टर्न होकर इस पर्सन तक पहुंची, मतलब कान तक दिखाना है, कान पकड़ेंगे तो ये डायरेक्शन, या इधर से गई इस तरह करके। तो ये जो टर्न है, ये इसका जो मुड़ना है, यही क्या कहलाता है, डिफ्रैक्शन। हिंदी में लिखिए,
स्रोत तथा प्रेक्षक, स्रोत तथा प्रेक्षक के मध्य अवरोधक के किनारों से ध्वनि का मुड़ना, अवरोधक के किनारों से ध्वनि का मुड़ना क्या कहलाता है? डिफ्रैक्शन या विवर्तन कहलाता है। डायग्राम बना लिया आप लोगों ने ये? तो अब आपको साउंड का समझ में आ गया कि साउंड इको होगी तो मतलब क्या हो रही है, वो रिफ्लेक्ट हो रही है। अगर साउंड एक जगह से दूसरी जगह जा रही है और वो कम ज्यादा हो रही है तो रिफ्लेक्शन है, मतलब अपवर्तन है। और अगर वो किसी ऑब्स्टेकल के किनारों से मुड़कर आ रही है तो वो क्या है? डिफ्रैक्शन है, विवर्तन है। नॉइस पॉल्यूशन छोटा सा टॉपिक है बस। अब नॉइस पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण के बारे में सुन रखा है आप लोगों ने। डीजे वगैरह लोग खूब बजाते हैं, फैक्ट्री वैक्ट्रियों से आवाज होती है, व्हीकल से आवाज होती है। तो यहां पर सिंपल सा पूछा जाता है कि विस्पर मतलब हम जो नॉर्मल बातचीत करते हैं उसकी साउंड कितना डेसिबल होती है, उसकी साउंड है जो कितना डेसिबल होती है। एक्चुअल में मैंने कहीं आप लोगों को लिखाया है कि नहीं कि साउंड को किस में मेजर करते हैं? लिखा दिया है। एक्चुअल में वो होता है बेल, है ना, और उसका 10वां हिस्सा, 10th पार्ट, तो उसे क्या बोला जाता है? डेसी। जैसे मिलीमीटर को क्या बोलते हैं? डेसीमीटर, डेसीमीटर बोलते हैं इस तरह। तो इसलिए वो बेल होता है और उसका 10th पार्ट होता है, इसलिए उसको बोलते हैं डेसिबल। अब देखिए पॉल्यूशन है तो ये टेबल आपको दिखाई दे रही है। हम जो सांस लेते हैं वो कितनी साउंड पैदा करता है? 10 डेसिबल। हम जो नॉर्मल विस्पर करते हैं, विस्पर का मतलब समझ रहे हो? फुसफुसाहट, बातचीत नॉर्मल, वो कितना है? 20 डेसिबल। अब आप आइए कार, कन्वर्जेंस, ये बहुत पूछा जाता है सबसे ज्यादा। हम जो बातचीत करते हैं वो कितना होता है? 60 डेसिबल। मतलब ये नॉर्मल बातचीत है, लड़ाई झगड़े वाली नहीं है। तो मतलब हम बिल्कुल फुसफुसाएंगे, बिल्कुल बहुत नॉर्मल बात करेंगे, बहुत हल्की आवाज करेंगे तो कितनी होगी? 20 डेसिबल। और हम नॉर्मल कन्वर्जेशन रखेंगे तो कितना होगा बातचीत का? 60। कार का 70 डेसिबल हो जाएगा। उसके बाद में देखिए फायर क्रैक, जेट एयर, सायरन, ये है हेलीकॉप्टर, ये सारी वो साउंड हैं जिन्हें हम बियर नहीं कर पाते हैं, जिन्हें हम सहन नहीं कर पाते हैं। और यही जो हमारी साउंड जिन्हें हम सहन नहीं कर पाते हैं वही क्या है? साउंड पॉल्यूशन है। वही क्या है? ध्वनि प्रदूषण है। तो हमें साउंड पॉल्यूशन नहीं समझना, हमें बेसिकली समझना है कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कितना डेसिबल साउंड क्रिएट करता है। तो हम नॉर्मल विस्पर करते हैं बातचीत तो 20, अगर हमने नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं हम तो 60, कार कितना कर रही है? 70, और फायर क्रैकर्स या फैक्ट्रीज, जेट एयर वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिएट करती हैं जो कि 100 अबो होती है। और ये हमारे लिए बियरेबल नहीं है, सहन करने योग्य हमसे नहीं होती है। अब दूसरी चीज़, अगर हम लगातार ऊंची आवाज़ की जगह में रहें तो हमारी सुनने की जो कैपेसिटी है वो कम होने लगती है, कम होने लगती है। इसलिए धीरे धीरे बातचीत करनी चाहिए। हाँ तो ये नुकसानदायक है और क्या है। हाँ, कान को सुनने दीजिए नॉर्मल, क्या जरूरत है उसमें ठूसने के अंदर डीजे। और कई लोग तो ऐसे होते हैं कि ईयरबड उन्होंने लगा लिया कान में तो उनका पड़ोसी भी गाना सुन लेता है। इतनी तेज आवाज होती है कि बाहर बगल में बैठा हुआ आदमी वो भी आराम से गाने का मजा ले रहा होता है। तो मतलब अब सोचो कि उसकी खुद की हालत क्या हो रही होगी। और बाद में क्या होगा, बुढ़ापे में जब आएगा वो तो बच्चे बोलेंगे तो आ करता फिरेगा। अब वो थोड़ी बताएगा कि मैंने उस समय गाने बहुत तेज तेज सुने थे।
देखो ब्रेन पर तो सबके इफेक्ट हो रखा है, सबके ब्रेन की हालत खराब है। बस वही है कि हम लोगों को इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिलने लगी है, तो हम ज़्यादा अपडेट समझ रहे हैं खुद को, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग नहीं है ये चीज़ें। सो दूसरा ये है कि जैसे मच्छर रूम में है, पहली बार ऑल आउट लगाइए, मच्छर भाग जाएगा, थोड़े दिनों बाद मच्छर उसी पर बैठेगा और ऑल आउट की खुशबू लेगा, है ना, क्योंकि वो अब उसका हैबिचुअल हो गया है। सेम हमारी कंडीशन है, हम इतने जहरीले हो चुके हैं कि जितने चाहे मतलब जहर हमारे खाने में हो हम उसे पचा जाते हैं। तो समय आएगा जब सांप वगैरह हमसे रिचार्ज कराने आएंगे कि हमें डस लिया, थोड़ा सा रिचार्ज हो गए और सांप चला गया, भाई रिचार्ज कराया मैं आदमी से, ये होगा। लिखिए, साउंड पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण। सिंपल सा, ब्रीथ मतलब हम जो सांस लेते हैं वो कितना डेसिबल, 10। लिखिए, बस एक तरफ लिखना है, बस ब्रीथ या सांस, सांस लेने से कितनी ध्वनि उत्पन्न होती है, 10 डेसिबल। दूसरा विस्पर, विस्पर को हिंदी में बोलेंगे फुसफुसाहट, यानी यूं समझिए कि दूसरे के कान में फूंक मारना, है ना, उसी को बोलते हैं विस्पर। ये हमारे लिए रेन रेफ्रिजरेटर इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए है कन्वर्सेशन, बातचीत। बातचीत में हम कितनी जनरेट करते हैं, 60 डेसिबल। अब जैसे मुझे इससे ज्यादा यूज करनी पड़ती है, आप लोगों को तो, कई लोगों की तो आवाज मुझे लगता है कि यहाँ 10 डेसिबल ही होगी। जब मैं पूछता हूँ क्वेश्चन तो ये 60 डेसिबल से 10 पे आ जाती है ना। कई लोग तो फिर मन मन में ही बोलने लग जाते हैं, है ना। उसके बाद लिखिए कार, यानी व्हीकल्स, कार का मतलब है व्हीकल्स, व्हीकल्स की कितनी होगी, 70 डेसिबल। अब उसके बाद में आइए 90 एंड अबो, 90 एंड अबो, 90 डेसिबल एंड अबो is not bearable, which is called sound pollution। 90 डेसिबल या उससे अधिक की ध्वनि असहनीय है। क्या है, असहनीय है, जिसे हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। अब देखिए, साउंड पोल्यूशन तो कार से भी क्रिएट होता है, लेकिन हम उसे बर्दाश्त कर लेते हैं, और इसके ऊपर हम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। अब यहां बस आप लिख लीजिए, जेट, जेट की जो स्पीड है कितना जनरेट करता है, 130 डेसिबल। अब इसीलिए पटाखे वटाखे नहीं चलने चाहिए, बहुत ज़्यादा साउंड क्रिएट करते हैं। तो इसकी बजाय रिकॉर्डिंग कर लीजिए घर में, और एक स्पीकर लगा लीजिए, और स्पीकर की लगा करके और चला दीजिए जोर जोर से। अड़ोसी पड़ोसी यही सोचेंगे कि पटाखे चल रहे हैं इनके यहाँ, खर्चा भी नहीं आए और काम भी हो जाए। ये हमारा साउंड का टॉपिक कंप्लीट हुआ। ठीक है, कल हम लाइट का टॉपिक पढ़ेंगे। आज की क्लास में किसी का कोई डाउट?